बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हमारा जो कि आज क्लास 6 है मैथ्स की, और यहाँ से ऑनवर्ड्स अब हमारा फॉर्मली ओ लेवल्स की बुक है, बुक मैथ्स की 7th एडिशन, उसकी बुक 1 2 3 4। तो जितना हमारा इस कोर्स के अंदर चलता रहा कंटिन्यूसली, ऑनलाइन हम चलाएंगे उसको। तो बुक 1 से और चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ हमारे पास कितने तरह के नंबर्स के नाम होते हैं। रैशनल, इरैशनल नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स। ठीक है, तो इसको इन सबको थोड़ा समझ लेते हैं आज की क्लास के अंदर। अब यही चीज़, इसमें से बहुत सारी चीज़ें पहले से भी बताऊंगी, लेकिन अब क्योंकि हम एक सीक्वेंस पे कोर्स को लेके चल रहे हैं तो इसके अंदर अब आपको काम भी दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इस हायरार्की से पूरी जो बनी हुई है, हायरार्की से कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ ऑन द टॉप हो, फिर उसके दो पार्ट्स, फिर उसके दो पार्ट्स, या एक चीज़ ऑन द टॉप उसके 6 पार्ट्स, उन 6 में से पहले और चौथे के 3-3 पार्ट्स। ये इस तरह से होती है हायरार्की, इसको ट्री भी कह सकते हैं। तो हमारे जो नंबर्स हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, जो हमारे नंबर्स हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं और इरैशनल नंबर्स होते हैं। इरैशनल नंबर्स हमारा पार्ट नहीं है अभी समझने का, हम सिर्फ रैशनल नंबर्स पे आता है। रैशनल का मतलब रीजनेबल या लॉजिकल, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या है, दो कैटेगरीज बनी है, इंटीजर्स और फ्रैक्शंस। थोड़ा नीचे का समझने के बाद फिर दोबारा ऊपर आ जाएंगे, और थोड़ा नीचे आ जाएं तो हमारे पास होल नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो, ये सारे नाम हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास अभी कौन से नाम हमने नहीं डाले हुए, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर का नाम भी नहीं डाला हुआ, जो कि यहाँ पर फिट हो सकता है। वो देखिए, हमारे जो नंबर है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो पॉजिटिव सारे जा रहे हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसके अंदर अब 1 और 2 के दरमियान 1.5 आता है, 1.6 आता है, ये हमारे नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं होगा। 1 से लेकर आगे तक जितने भी नंबर्स हैं सारे नेचुरल नंबर्स में काउंट होते हैं। ठीक है, अब वो जो सारे नेचुरल नंबर्स में काउंट होते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर के अंदर बस इतना फ़र्क है कि ज़ीरो भी डाल दो ना अगर, तो फिर वो नेचुरल नंबर्स के साथ एक कंप्लीट नंबर्स की वो बना देता है थ्योरी के ज़ीरो भी हमारा जो है ना एक नंबर है। तो ज़ीरो से लेकर आगे तक गिनो तो फिर वो होल नंबर्स कहलाएंगे। 1 2 3 4 5 से ऑनवर्ड्स गिनो तो नेचुरल नंबर्स है, उसमें ज़ीरो भी डाल दो तो वो होल नंबर्स है हमारे। ठीक है, तो होल नंबर्स आर मेड अप ऑफ ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर्स। आप नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो, नेचुरल नंबर बोलो या पॉजिटिव इंटीजर्स बोलो, क्योंकि प्लस की तरफ जा रहे हैं। ज़ीरो तो एक न्यूट्रल पोजीशन है, दरमियानी पोजीशन है, उसमें वो ना प्लस है ना माइनस है। उसके साथ उसके ज़ीरो के बाद जितने भी आगे की तरफ जा रहे हैं, और ये हमने पीछे एक नंबर लाइन भी पढ़ी थी अपनी इनफॉर्मल क्लासेज जब चल रही थी, तो उसके अंदर नंबर लाइन में रहते हुए सोचें अगर, तो फॉर एग्जांपल ये ज़ीरो है, ज़ीरो से आगे कितना 1 2 3 4 5 जितना भी आगे तक जा रहे हैं वो सारे हमारे नेचुरल नंबर्स आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हैं। और ज़ीरो से पहले की बात करें अगर तो -1 -2 -3 माइनस में जितना पीछे की तरफ चले जाएँ तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो लफ्ज़ इंटीजर्स के आने से ये फ़ायदा हो गया कि जितने सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स थे वही सारे नेगेटिव की तरफ भी खड़े हो गए। ठीक है, होल नंबर्स इस डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा था, नेगेटिव की तरफ नहीं लेके जा रहा था। बहरहाल, तो अब हम दोबारा ऊपर से आते हैं। हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं, मतलब लॉजिकल जो डेफिनेशंस हैं नंबर्स की, वो क्या क्या हैं, इंटीजर्स हैं और फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस पे फिर अभी थोड़ा होल्ड करते हैं, इंटीजर्स पे आ जाते हैं। इंटीजर्स के अंदर क्या होल नंबर्स हैं और नेगेटिव इंटीजर्स हैं। होल नंबर्स मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऑनवर्ड जितना भी आ रहा है। ठीक है ना, ये होल नंबर्स की होल नंबर्स को मजीद ब्रेक करो तो 0 है और नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 वही पूरी सीरीज चल रही है, और उसमें 0 भी डाल दो तो फिर वो बन जाएंगे होल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को आप पॉजिटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो। और यही सारी बात अगर माइनस में की जाए, जैसे -1 -2 सारे नेचुरल नंबर को माइनस में लेके चले जाओ, नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होते हैं, नेचुरल नंबर को माइनस में लेके चले जाओ तो वो माइनस नेचुरल नंबर्स नहीं कहलाएंगे, बल्कि वो कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यह हमारी नंबर्स के बारे में थोड़ा था। आ जाओ, बैठ जाओ। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर देख लें तो क्या क्या कर लिया हमने, इसके ऊपर बात कर ली। लेट हो गए, सोफे बैठे। रैशनल नंबर्स के अंदर के ट्री के अंदर ये सब कुछ आए थे। ठीक है ना, और हमने कवर कर लिया होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऑनवर्ड चलता है, और होल नंबर में 0 भी होता है। तो ये इसी तरह इंटीजर्स,
फिर जब होल नंबर है, एक तो नेचुरल नंबर है, होल नंबर की क्या ज़रूरत, होल नंबर की ज़रूरत के जीरो के साथ बता रहे हैं। अच्छा होल नंबर्स है तो फिर इंटीजर्स की क्या ज़रूरत, क्योंकि होल नंबर्स या जो है ना वो पॉजिटिव्स की तरफ बात करते हैं, नेगेटिव साइड भी तो बतानी है। तो फिर इंटीजर्स की टर्म आ गई कि पॉजिटिव इंटीजर्स ये वाले हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 7 चल रहे हैं, और 0 है बीच में, और नेगेटिव इंटीजर्स हैं उसके बाद। तो इंटीजर्स से ये फ़ायदा हुआ कि हमें नेगेटिव वाला हिस्सा भी मिल गया, ठीक है ना। इंटीजर्स में है पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अच्छा फ्रैक्शंस और डेसिमल्स क्या, दो नंबर्स के दरमियान के जो नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शंस कहलाते हैं। उसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1/10, 1/10 मतलब 1 के बाद 1/10, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 के बाद 1 का 10वां हिस्सा, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/10 यूं लिख सकते हैं, या फिर 1.1 यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना डेसिमल्स और फ्रैक्शंस भी हमारे रैशनल नंबर का ही पार्ट है। तो ये नीचे 0.1 वाला जो था वो डेसिमल वाला एक्सप्रेशन था, और ये फ्रैक्शन वाला एक्सप्रेशन है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर्स की हमने पहले बात की हुई अपनी क्लासेस में। एक होते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं कि जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कोई भी नंबर किसी दो नंबर के मल्टीप्लाई होकर बनता है तो फैक्टर बनता है वो। कोई भी नंबर किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई होकर बनता है, और जिन दो नंबर्स का मल्टीप्लाई होकर बना है वो दो नंबर्स उस नंबर के फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, ठीक है। इसमें इवन नंबर भी है, ऑड नंबर भी है, जैसे 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर्स है सारे। और जो इवन नंबर की डेफिनेशन है कि जो 2 के टेबल में आते हो वो इवन नंबर है, 2 4 6 8 10। और ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है, जो 2 के टेबल में नहीं आते हो वो जितने भी बचे वो ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे 20 तक नंबर्स लिखे हैं इस पूरे टेबल के अंदर। अब इस 20 तक नंबर्स लिखे हैं, इसके अंदर आपने ये करना है कि आपको असाइनमेंट मिलेगा, आपको बताने हैं फैक्टर्स के 1 के कितने फैक्टर्स हैं। 1 का एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 के दो फैक्टर्स हैं 1 और 2, आपको सिर्फ फैक्टर्स लिखना है, आप ये वर्किंग वाला कॉलम भी छोड़ दो। 3 के कितने फैक्टर्स हैं, 3 किन किन के टेबल में आता है, 3 के फैक्टर्स वो ही होंगे जिनसे मिलके 3 बना है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 3, दो ही फैक्टर हैं 3 के भी। 4 के कितने फैक्टर हैं, 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 खुद 4 के टेबल में भी आता है, तो 1 और 4 तो फैक्टर है ही, लेकिन 2 भी फैक्टर है, ठीक है। तो 1 2 और 4 ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे 4 के। लेकिन अब आप ये नहीं कर लीजिएगा, फॉर एग्जांपल 4 के आप फैक्टर्स लिख रहे हैं ना, कि 4 का फैक्टर एक तो ये है कि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 के ये दो फैक्टर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हो यार भाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी है, तो ये दो और फैक्टर्स हो गए। भाई ये दो फैक्टर्स नहीं, ये एक फैक्टर हुआ, 2 नंबर 2 इज़ अ फैक्टर, इसको दो नहीं गिनो। मतलब मैं जितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है ये बात नहीं कर रहा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में वो आता है। तो 4 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 4 आता है, क्योंकि 4 को मल्टीप्लाई 1 करो तो आता है 4। 1 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में आता है 4, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई 4 करो तब भी 4 आता है। 2 ऐसा टेबल है जिसके टेबल में 2 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 4 आता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसके 4 के हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए, 4 के हमारे पास 3 फैक्टर्स हो गए, 1 2 और 4। तो यह आपने पूरा इसको, इस पूरे डॉक्यूमेंट को समझ लें, लिखना है एज अ होमवर्क है। इस आपको थोड़ा सा करके बता देता हूँ। मिसाल तौर पे ये 4 है हमारा, यहाँ पर 1 2 4 3 फैक्टर्स हैं। 5 के दो ही फैक्टर है, 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। इसी तरीके से 6 के फैक्टर्स हैं, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 3 6, 3 के टेबल में भी आता है, 3 2 6, और 6 खुद अपने टेबल में भी आता है। इसके 4 फैक्टर्स हैं 6 के, ठीक है। अच्छा कोई भी इवन नंबर होगा ना, उसका फैक्टर 2 तो होगा ही बाय डिफ़ॉल्ट, ये तो है ही, सही है। 7 है, 7 1 के टेबल में आता है, खुद 7 के टेबल में आता है, ठीक है, 1 और 7। अच्छा जी, अब यहाँ पर
हमने पूरा ये जो 20 तक अगर बनाते हैं, ये मैं वर्बली करवा देता हूँ। तो मिसाल तौर पे अगर बीच में 12 की बात करें तो 12 जो है, 12 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 6 और 12, 6 फैक्टर्स हैं 12 के, 1 2 3 4 6 12, इन सब के टेबल में 12 आता है, ठीक है। 13 जो है 1 के टेबल में आता है और खुद 13 अपने टेबल में आता है, 13 और 1, तो 13 के 2 फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक तो वो खुद और एक 1, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स के क्योंकि 2 फैक्टर्स होते हैं, तो हमारे प्राइम नंबर्स यहाँ से कौन से, जब आप पूरे फैक्टर्स लिख दोगे ना सबके, आपको समझ में आ जाएगा कि ये 20 तक है, 20 तक में हमारे पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसके भी फॉर एग्जांपल 1 है, 1 प्राइम नंबर नहीं क्योंकि इसका एक ही फैक्टर है 1, ठीक है। अच्छा 2 प्राइम नंबर है क्या? हाँ, क्योंकि 2 का फैक्टर एक तो 1 है और एक 2 है, दोनों अलग फैक्टर है, 1 अलग फैक्टर है, 2 अलग फैक्टर है, ठीक है। 2 ही फैक्टर है, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, तो प्राइम नंबर्स होंगे, ठीक है। 3 हमारा प्राइम नंबर है कि 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है, और 3 से पहले और कौन सा नंबर है, किसी के टेबल में नहीं आता। 4 के 3 फैक्टर्स है, 1 2 4, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। प्राइम का मतलब होता है बेसिक, के और ना तोड़ा जा सके, तो प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको और नहीं तोड़ सकते, मतलब जिनको और फैक्टराइज और उनके फैक्टर नहीं बना सकते सिवाय 2 के, 2 ही फैक्टर्स होते हैं उनके, एक तो वो खुद या एक 1, ठीक है। अच्छा ये हमारा आप लोगों ने कंप्लीट करना है ये टेबल। जब ये टेबल कंप्लीट कर लेंगे आप, ये मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगा, गूगल क्लासरूम पे लोड कर दूंगा और वो आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस क्लास के अंदर ऐड हो जाएंगे मेरे साथ। जब ये असाइनमेंट कर देंगे तो आपको 1 से लेकर 20 के अंदर ग्रुप्स बनाने 3। ग्रुप ए में वो होने चाहिए नंबर्स जिनका सिर्फ एक फैक्टर और ऐसा एक ही नंबर है जिसका इकलौता फैक्टर है वो है 1, ठीक है। ग्रुप बी ऐसे नंबर्स डालो जिनके 2 डिफरेंट फैक्टर्स हो, एग्जैक्टली 2 से ज़्यादा ना हो, 2 से कम तो एक फैक्टर वाला तो ऊपर बना दिया ना, जो 2 फैक्टर्स वाले हैं वो हमारे क्या है, वो प्राइम नंबर्स है। तो इन शॉर्ट ग्रुप बी हमारे प्राइम नंबर्स का है। तो यहाँ पर अगर देखें तो कौन कौन से आ जाएंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। 9 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 9 3 के टेबल में भी आता है। आप ये नहीं देखना कि ऑड नंबर है तो प्राइम हो जाए, भाई 9 ऑड नंबर तो है लेकिन प्राइम नहीं, वो तो 3 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो 9 के 3 फैक्टर्स हो गए, तो काम का नहीं है। अच्छा इसी के दौरान एक और बात बताता हूँ, होल नंबर्स में फैक्टर देखना, मतलब अगर आप ये कहो ना कि फॉर एग्जांपल 3 के फैक्टर्स मैं बोलूँ पूछूँ क्या है, तो आप कहते हो 1 है, 3 है, ठीक है, और उधर भाई 1.5 भी तो है, 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 3 बनता है। तो यार ये तो आप पॉइंट्स में चले गए ना, होल नंबर्स के अंदर देखे जाते हैं फैक्टर्स, ठीक है। अच्छा ग्रुप सी जो है वो है जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, मिसाल के तौर पे 4 के 3 फैक्टर्स हैं, 6 के 4 फैक्टर्स हैं, 8 9 10, ये सारे वो हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो 20 तक के अंदर ये आपने करना है, 20 तक के काउंट में करना है जो ऊपर टेबल बना है। ऐसा नहीं कि आप लातादाद करोगे तो ये तो ख़त्म ना होने वाली चीज़ है, तो कभी ख़त्म नहीं होगी। फिर आ जाते हैं अगली बात के ऊपर, यहाँ अगर लिखा हुआ दिख रहा है प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में क्या फ़र्क है? देखो सबसे पहले तो 1 को अलग कर लो, वो ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, सही है। अब आ जाओ 2 से शुरू करो, 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है। क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाए तो वो कंपोजिट कहलाता है, कि वो अपने आप के टेबल में आ रहा है, 1 के टेबल में आ रहा है, ये 2 फैक्टर्स तो हैं ही लेकिन किसी और के टेबल में भी आ रहे हैं, तो मतलब ये कंपोज हुआ है। जो चीज़ कंपोज हुई है तो फिर वो बेसिक नहीं, मतलब वो प्राइम नहीं रही, वो किसी दूसरे नंबर से मिलकर बन गई, ठीक है। तो हमारे पास 1 से लेकर 100 तक गिनती है। इसके अंदर अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो आप एक एक नंबर करके नहीं देखो, सबसे पहले जितने इवन नंबर्स हैं वो तो कंपोजिट है क्योंकि 2 के टेबल में तो आ ही रहे हो, सही ना। सारे इवन नंबर्स कंपोजिट नहीं है, 2 कंपोजिट नहीं है, बाकी सारे इवन नंबर कंपोजिट हैं सिवाय 2 के, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है। तो हमारा 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसको तो काट दो, बचा 2। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 is a prime number, 4 is a composite number, 5 prime, 6 composite, 7 prime, 8 composite, 9 composite, 10 composite, 11 prime, 12 composite, 13 prime, 14, 15, 16, ये तीनों composite है। फिर 17 prime है। अब मैं सिर्फ प्राइम वाले बता रहा हूँ, बाकी जो बच्चे composite होंगे 17, 19, इसी तरीके से 23, 29, 31, 37, ये सारे हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं और ये 100 तक के अंदर आप देख लेंगे, सही है। प्राइम नंबर्स हमारे देखने हो तो सिंपल ये किसी के टेबल में आते कि नहीं अपने आप के अलावा, ठीक है।
तो अगर किसी नंबर को देख के ऐसा शक हो रहा हो कि यार ये प्राइम है कि नहीं है, तो आप सिंपल उसको देख लो आपके शुरू के प्राइम नंबर्स के टेबल्स में आ रहे हैं, जैसे 2, 3, 5, 7 इनके, या 11, 13 इनके टेबल में आ रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको शक है कि यार 49 समझ में नहीं आ रहा प्राइम है कि नहीं है, ठीक है, तो आप ये देखो क्या ये 3 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो नहीं आ सकता क्योंकि इवन नंबर नहीं है। क्या ये 3 के टेबल में आता है? 3 के टेबल में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसकी मैंने निशानी बताई थी। क्या आप 4 और 9 ये 2 डिजिट्स हैं उनको ऐड कर दो तो बनता है टोटल 13। अगर 4 + 9 13 3 के टेबल में नहीं आ रहा ना, तो 49 भी नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ 3 के लिए रूल है कि जितने डिजिट्स हैं उनको ऐड करो, अगर वो 3 के टेबल में आ रहे हैं तो फिर वो 49 जैसे वो पूरा नंबर भी आ जाएगा। जैसे 4 + 9 13 है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो फिर ये मतलब 49 पूरा ही 3 के टेबल में नहीं आएगा। 4 के टेबल में आ नहीं सकता क्योंकि जब 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो 4 में आ नहीं सकता, इवन नंबर नहीं है। उसके बाद 5 के टेबल में, 5 के टेबल की निशानियां होती हैं एंड में या तो 5 होता है या 0 होता है, सही ना। एंड में 0 वाला तो वैसे ही इवन नंबर होता है, वो तो हम जब 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो उसको वैसे ही कटा दिया, बचा एंड में 5। एंड में 5 नहीं है तो इसलिए 5 के टेबल में नहीं आ रहा। अब देखते हैं 7 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप 7 वाले टेबल की जो निशानी है वो ऐसे है कि आखिरी वाला नंबर जो है ना उसका डबल करें और पिछले नंबर में से माइनस कर दें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारा है क्या, अभी वो तो हमारा नंबर है 49, ठीक है। सबसे पहले हमने देख लिया था 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 1 के टेबल में तो आ रहा है। प्राइम नंबर का सीन ये होता है कि वो 1 में तो आता ही है, तो अब हमें ये देखना है प्राइम नंबर है कि नहीं है। क्या सिर्फ दूसरा फैक्टर इसका 49 के टेबल में भी आएगा? इन 2 में ही खाली आ रहा है ये, इसके अलावा किसी में नहीं आ रहा, तो ये प्राइम होगा। और हमने फिर देख लिया था 2 के टेबल में नहीं आ रहा क्योंकि इवन है, 3 के टेबल में नहीं आ रहा क्योंकि 9 + 4 13 बनता है, और क्योंकि अगर 13 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो 49 भी आएगा। फिर 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि एंड में 5 नहीं है, 6 के टेबल में नहीं आ सकता क्योंकि 6 खुद इवन नंबर है, तो इवन नंबर में तो वैसे ही नहीं आ सकता। 7 के टेबल में हमें देखना था। अब 7 का रूल ये है, रूल मतलब ये जुगाड़े हैं, इन जुगाड़ों के पीछे की लॉजिक क्या है उसे समझने के स्टेज में अभी हम नहीं हैं। जैसे 4 + 9 13 बनता है, और अगर 13 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो 49 भी नहीं आएगा। लेकिन ऐसा क्यों भाई, वाई इज़ इट वर्किंग, ये वाली जुगाड़ काम क्यों कर रही है? तो इसकी मैथमेटिकल लॉजिक्स होती हैं सारी चीज़ों की, लेकिन उसका स्टेज नहीं है अभी हमें। जिसका स्टेज है विल अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। तो 49 को अगर देखना है 7 के टेबल में आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हमें सिंपल ये देखना पड़ेगा कि जो तरीक़ेकार 7 के टेबल का क्या है, जुगाड़ है ये भी, कि 49 का जो आखिरी डिजिट है ना, मतलब आखिरी डिजिट के डबल को नीचे लाके बाकी डिजिट से माइनस कर दो। अब बाकी डिजिट तो एक ही बचता है, खैर 9 का डबल 18 माइनस कर दो, तो माइनस में भले आंसर है, आपको माइनस प्लस नहीं देखना, बस आंसर देखो। -8 -18 या छोटे नंबर के साथ माइनस लगा दो, बस सिंपल। तो 18 में से 4 गए तो बचा 14 7 के टेबल में आता है, तो फिर 49 भी 7 के टेबल में आता है। और अब 7 का टेबल देख लो, 7 5 35 तक कितना सबको पता होता है, 7 6 42, 7 7 49, तो 7 के टेबल में आता है ये, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारा प्राइम नंबर नहीं रहा 49, क्योंकि ये 7 के टेबल में आ रहा है। तो किसी नंबर को भी टेस्ट करो इसी तरह 49 के बाद ऐसा लग रहा हो 59 को देखें, अगर क्या 59 हमारा जो ना प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो अगेन 2 के टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है ना। 3 के टेबल में आ रहा है, 9 + 5 14 अगर 3 के टेबल में नहीं आ रहा तो ये भी नहीं आएगा। इसी तरीके से 4 में नहीं आएगा क्योंकि 4 इवन नंबर है, 5 में नहीं आएगा क्योंकि एंड में 5 नहीं है, 6 के टेबल में नहीं आएगा, 6 इवन है। 7 के टेबल में आ रहा है, 9 का डबल 18, 5 में से 18 गए या 18 में से 5 गए तो 13 बचते हैं। 13 नहीं आता 7 के टेबल में, तो ये भी नहीं आता। 8 के टेबल में नहीं आ सकता, 9 के टेबल में आता है कि नहीं देखना है हमें, तो 9 के टेबल में बल्कि नहीं देखना, क्योंकि 9 खुद 3 के टेबल में आता है, और जब 3 के टेबल में 59 नहीं आ रहा तो 9 के टेबल में कैसे आ सकता है, सही ना। 10 में नहीं आ रहा क्योंकि एंड में 0 नहीं है, और वैसे भी 10 इवन नंबर है, तो जब 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो 10 में आना नामुमकिन है। क्या 11 के टेबल में आ रहा है? अब 11 के टेबल का जो उसूल है
उस उसूल के हिसाब से फ़िलहाल हम अभी क्योंकि छोटा नंबर है ना, तो हम 11 के टेबल, छोटे नंबर में तो समझ लो 100 के अंदर वाले तो सिंपल है, 11 के टेबल हमें पता है कि 11, 22, 33, 44, 55 और उसके बाद 66 है, तो ये नहीं आ रहा 11 के टेबल में। 12 के टेबल में नहीं, 13 के टेबल में, 13 13 26, 26 और 26, 26 26 52, 52 आ रहा है टेबल 13 के टेबल में। उसके बाद मजीद 13 ऐड करेंगे तो 65 बन जाएगा, 13 के टेबल में नहीं आ रहा। बहरहाल तो ये हमारा किसी टेबल में नहीं आ रहा, ये हमारा 59 इज़ अ प्राइम नंबर। जब आप देखेंगे खुद ही, फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, फिर ये कर लें आप 59 डिवाइड बाय, और सिर्फ प्राइम नंबर्स देखिएगा। इन शॉर्ट ये जो मैं सबको दोबारा रिपीट कर रहा था ना कि 2 के बाद 3 के बाद 4 भी देख, भाई 4 क्यों देख रहे हो? जब 2 के टेबल में नहीं आ रहा तो 4 में नहीं आ सकता। खाली प्राइम नंबर्स के टेबल में से देखना जो पिछले प्राइम नंबर्स है। तो 13 तक तो हमें पता है प्राइम नंबर्स, इसके अलावा 13 के बाद 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, उसके बाद 23 इज़ अ प्राइम नंबर, फिर 29 इज़ अ प्राइम नंबर। इन सब के टेबल्स में देखोगे, अगर नहीं आ रहा तो फिर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपने जो लिस्ट है ना, इसके अंदर से वो गोल सर्कल घुमाने, ये भी दूसरा असाइनमेंट होगा कि एक तरह से अपने पास लिख लेने के इसमें से कौन से प्राइम नंबर्स है। 100 तक के प्राइम नंबर्स तो आपको वैसे ही रटे हुए होने चाहिए। अब कह रहे हैं कुछ सवाल आते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। फिर व्हाट इज द, इस पूरे 100 के अंदर तक सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 1। नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट। इस पूरे नहीं, वैसे ही जनरल क्वेश्चन है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है, तो ये तो बहुत इनफाइनाइट बात है, ये तो ना खत्म होने वाली बात है। सबसे बड़ा प्राइम नंबर तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है। मतलब कोई लास्ट मैंने देखा था, किसी ने एक बहुत बड़ा नंबर है उसको तक तो पहुंच के प्राइम नंबर डिस्कवर किया था, उसके बाद भी कोई करे इतनी मेहनत तो करे, लेकिन प्राइम नंबर्स की कोई हद नहीं है, जैसे नंबर्स की कोई हद नहीं है, ठीक है। तो लेकिन 100 के अंदर रहते हुए अगर बोले ना सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो आपने देखना है, सही। उसके बाद हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन और इक्वल टू 100, कितने प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो 100, ये तीसरे सवाल का जवाब होगा, ठीक है। कि आपके 100 के अंदर अंदर कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, वो आपने अपने पास नोट करना है। पॉज कर लेना वीडियो को, अगर इसी में से जो है ना, मतलब आप ये असाइनमेंट, ये वाला असाइनमेंट के लिए, ये सवालात के जवाब के लिए वीडियो पॉज करके खुद अपने पास सॉल्व करना शुरू हो जाना, ठीक है। सवालात यहाँ से हो रहे हैं, लेकिन इसका असाइनमेंट के जो नंबर्स हैं वो आपको हमारे गूगल क्लासरूम के ऊपर मैं अपलोड करके दे दूँगा। अच्छा, तो ये सारे सवाल के जवाब दे देना, कोई समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, मैं एक एक नहीं करवा रहा, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो आप अगर ना समझ आए। कैन द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स बी एन ऑड नंबर, क्या दो प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो उसका आंसर ऑड नंबर में आ सकता है? जब दो प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर ऑड नंबर में ही आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स 2 के अलावा नहीं, ज़रूरी नहीं ऑड में ही आए, क्योंकि 2 भी तो प्राइम नंबर है ना। 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो 6 इवन नंबर में आ सकता है। सो दो प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर ऑड और इवन दोनों आ सकता है, उसकी वजह है कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो ऑड में भी आ सकता है, दो प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो, जैसे 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 3 5 are 15, ठीक है, तो ऑड है वो। लेकिन 2 भी तो हमारा प्राइम नंबर है, तो 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो इवन नंबर में भी आंसर आ सकता है अगर दो प्राइम नंबर मल्टीप्लाई हो। और क्या दो प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो आंसर प्राइम नंबर आ सकता है? नहीं, प्राइम नंबर तो वो होता है जो किसी और से मल्टीप्लाई होके ना आए। अब मिसाल के तौर पे 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, अब 3 और 5 आपस में मल्टीप्लाई अगर हम करें तो जो आंसर आएगा वो प्राइम थोड़ी हुआ, तो कंपोजिट हुआ। 3 मल्टीप्लाई 5 15, 15 प्राइम नहीं रहा, क्योंकि 15 1 और 15 के टेबल में तो आता ही है, सिर्फ 1 और 15 के टेबल में आता होता तो प्राइम रहता, वो तो 3 और 5 के टेबल में भी आ रहा है, तो फिर ये प्राइम नहीं है, ठीक है ना। तो दो प्राइम नंबर्स अगर आपस में मल्टीप्लाई हों, प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो है वो प्रोडक्ट कहलाती है। तो दो प्राइम नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो तो उनकी जो प्रोडक्ट है या उनका जो आंसर है वो क्या प्राइम नंबर हो सकता है? नहीं। अच्छा, प्राइम नंबर्स को फिर टेस्ट करने के लिए बड़े बड़े नंबर्स भी हैं। अब जैसे क्या 387 हमारा प्राइम नंबर है और क्या 47 हमारा प्राइम नंबर है, ये दो हमें टेस्ट करने हैं। तो हम सिंपल है 387, ठीक है ना, 387 और 47 दो को टेस्ट करना है। तो सबसे पहले 387 के अंदर, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 2 के टेबल में नहीं आएगा,
2 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या हमारा 3। 3 के लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों डिजिट्स को, 3 + 8 + 7। ये 3 के लिए हमने जुगाड़ निकाले कि तीनों को ऐड कर दो तो फिर क्या आंसर आ रहा है। ये एक आपको जो है ना जब आप देखेंगे रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन के नाम से, तो ये एक जुगाड़ है जो बहुत सारे नंबर्स के लिए कि किसके जो है ना फैक्टर्स क्या क्या होता है, अगर आपको ये निकालना हो। तो अभी हम 3 ये देख रहे हैं 3 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। 3 + 8 11, 11 + 7 18। क्या 18 3 के टेबल में आता है? जी 18 3 के टेबल में आता है। 3 6 = 18। और 18 को देख के भी नहीं समझ में आ रहा है 3 के टेबल में आता है कि नहीं, तो भाई तो फिर आप 8 + 1 कर दो, 9 का तो समझ में आता है ना कि 3 के टेबल में आ रहा है। बहरहाल तो ये 3 के टेबल में आता है, इसलिए हमारा प्राइम नंबर नहीं कहलाया। 387 हमारा कंपोजिट नंबर है, 3 के टेबल में आता है। और आपको देखना होगा कि 3 के टेबल में किस तरह कितना आता है, तो आप डिवाइड कर लें कैलकुलेटर पे, या फिर बेहतर ये है कि आप अपने जहन में डिवाइड कर लें, क्योंकि कैलकुलेटर से ज़्यादा हम अभी जहन के ऊपर फोकस दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये वाला डिवीजन, ये जहन में करें कोशिश करके, अपने जहन में 3 1 * 3 लिख के ये ख़त्म, तो फिर 8 उतरेगा। 3 कितने 8 के करीब क्या 6 है, तो 3 2 * 6, तो 2 बचेगा। फिर 7 उतरेगा वहाँ से। 3 कितने 7, कितने 3 * 7 9, 9 3s are 7, तो 9 3s are 27, सॉरी, ठीक है ना। तो 129 × 3 = 387, सही है ना। तो ये हमने टेस्ट कर लिया। इसी तरीके से 47 के लिए भी टेस्ट कर लेते हैं, क्या 47 हमारा प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले 47 रखा, अगर सिर्फ 1 और 47 के टेबल में आता है तो प्राइम नंबर होगा, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हुए। लेकिन देख लेते हैं 7 + 4 11, 11 है तो 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। इसी तरीके से अगला 5 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 7 है एंड में। उसके बाद 7 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 7 के टेबल में आ रहा है, ये चेक करने के लिए 47 का जो 7 है ना आखिरी डिजिट, उसका डबल माइनस कर दो, मतलब 14 माइनस कर दो। 14 में से 4 गए, चलो 10 बचा, ठीक है ना। 4 में से 14 निकालो तो -10 बचेगा। 14 में से 4, हमें साइन नहीं देखनी है, असल चक्कर है नंबर का। तो नंबर 10 जो है वो 7 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 47 भी 7 के टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद 8 नहीं देखना, 9 नहीं देखना क्योंकि कॉम्पोजिट है, 10 कॉम्पोजिट है, 11 है, 11 के टेबल में वैसे ही नहीं आ रहा, देख के पता चल रहा है क्योंकि 11 4s are 44, 11 5s are 55। तो 12 के बाद 13, 13 के टेबल में आ रहा है, 13 का अगला है 26, 26 का अगला है 39, 39 के बाद फिर 52, सही ना। तो ये हमारा 39 के बाद 52 आ रहा है, मतलब 47 13 के टेबल में नहीं आता। 13 के टेबल में नहीं आ रहा, 17 के टेबल में देखो, 17 17 34, 34 के बाद जो है ना उसके बाद 17 और ऐड करेंगे तो 50 से भी क्रॉस कर जाएगा, सही। तो हमारा 17 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 19 के टेबल में 19 और 19 38, 38 के बाद और 19 ऐड करोगे तो वो 50 से क्रॉस कर जाएगा, वो नहीं आ रहा। तो 47 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 ही सिर्फ वो हैं फैक्टर्स हैं, 1 और ख़ुद 47, ठीक है ना। जब 2 ही फैक्टर्स हैं तो फिर ये 47 हमारा कंपोजिट नहीं प्राइम नंबर हुआ। अच्छा, टेस्ट करने की जुगाड़ है, अभी मैंने सिर्फ 2 की बताई, 3 की और 7 की। 2 की आसान है, इवन है तो 2 में आता है। फिर 3 की हमने जुगाड़ देख ली कि 2 नंबर्स को ऐड करो 3 के। फिर 4 तो इवन है, छोड़ दो। 5 के अंदर हमें पता है कि एंड में 5 आ रहा है तो वो 5 के टेबल में आएगा, इसलिए 5 चेक करना फजूल है। फिर 7 की हमने जुगाड़ देखी कि आखिरी डिजिट का डबल जो है ना बाकी रिमेनिंग डिजिट्स में से माइनस कर दो, जो डिफरेंस है ना उन दोनों का, तो वो अगर 7 के टेबल में आ रहा है तो फिर वो पूरा नंबर भी 7 के टेबल में आता होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 11 की भी है, सही ना। हर मतलब नंबर्स की होती हैं जुगाड़े, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती आगे की। 11 की भी है लेकिन इतने छोटे नंबर्स है उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो आपने फिर ये दोबारा से वर्कड एग्जाम्पल 2 जो है ये मुझे इसी की, ये हमारा सॉरी ये हमारा जो 387 और 47 है ना, इसकी वर्कड एग्जाम्पल 1 है, वो मैं आपको गूगल क्लासरूम में दे दूंगा, तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। अच्छा, उसके बाद हमारी वर्कड एग्जाम्पल 2 है, इसको देख लेते हैं। उसके बाद इसकी जो प्रैक्टिस है, इसकी प्रैक्टिस वर्कड एग्जाम्पल 1 मैंने ऊपर कराई और उसकी प्रैक्टिस 1 मैं आपको गूगल क्लासरूम में दूंगा। वर्कड एग्जाम्पल 2 मैं करा रहा हूँ ये अभी, और इसकी जो प्रैक्टिस 2 के नाम से होगी वो आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगी। तो वर्कड एग्जाम्पल 2, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग अ प्राइम नंबर। प्रॉब्लम ये दे रहा है, अगर P और Q ये 2 होल नंबर्स हैं, कोई भी 2 होल नंबर्स हैं ये, ठीक है,
तो अगर p को मल्टीप्लाई बाय 2 p को मल्टीप्लाई बाय q करे और आंसर 13 आए तो बताओ p और q क्या होंगे? p कुछ भी हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आंसर 13 है ना तो हमें यह पता है कि दो नंबर हैं क्या, क्योंकि 13 अगर 13 प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, अगर 13 प्राइम नंबर है तो फिर हमारा p1 और q जो है 13 होगा, या p को 13 कह दो q को 1 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें पता है कि p और q में से एक लेटर 1 है और एक लेटर 13 है, हम सपोज कर लेते हैं p 1 है और q 13 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q, तो p प्लस q क्या होगा? 14, ठीक है, क्योंकि आंसर प्राइम नंबर है ना, तो हमें पता है फैक्टर्स ही प्राइम नंबर के दो हैं, तो दो नंबर ऐसे कौन से होंगे जिनको आपस में मल्टीप्लाई करो आंसर प्राइम आएगा, तो वो एक तो आंसर जो है वो खुद और मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा, तो आंसर खुद ही आएगा। तो यहाँ पर 13 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 13 है, और जब p और q 13 और 1 है तो p प्लस q हमारा क्या होगा? 14, 13 प्लस 1 14, ठीक है। तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, इसी तरह का सवाल है जो आपका प्रैक्टिस नाउ 2 में होगा। अच्छा, यहाँ पर हमारा आखिरी आज का हिस्सा है इंडेक्स नोटेशन। इंडेक्स नोटेशन पे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद हमारा अगला एरिया आएगा फैक्टराइजेशन, तोड़ना चीज़ों नंबर्स को, मतलब कोई नंबर है उसको उसके फैक्टर्स में तोड़ना कि वो किन फैक्टर्स की प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। तो वो हम इसके बात करेंगे। आज की क्लास में हमारी इंडेक्स नोटेशन तक है, खाली दिखाने के इंडेक्स नोटेशन क्या होती है। वी नो दैट यूनिट्स फॉर एरिया एंड वॉल्यूम आर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेंटीमीटर क्यूब। अब ये ऊपर वाला जुमला अभी के लिए इग्नोर भी करो, पहले तो खाली देख लो कि अगर तो 5 + 5 + 5 + 5 है तो इसको हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 भी लिख सकते हैं, इसका आंसर भी 20 है, इसका आंसर भी 20 है। कि 5 को अपने आप में 4 दफ़ा प्लस करो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 14 का 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 का मतलब क्या है? 5 को अपने आप में 4 दफ़ा प्लस करो। इतना लंबा लिखने से बेहतर इतना से लिख दो, और अभी तो सिर्फ 4 दफ़ा, अगर ये 100 दफ़ा होता 5 + 5 कितना लंबा हो जाता। आसान है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख देते, तो इससे बंदा समझ जाता कि 5 को अपने आप में 100 दफ़ा ऐड करना है, ठीक है। 100 5 को एक साथ ऐड करना है, ये समझ लो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये ईजी बात है। इसी तरीके से अगर सेम नंबर है 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो फिर आंसर क्या है? 5 5 25 25 125 125 मल्टीप्लाइड 5 675, ठीक है। तो 625 होगा, सॉरी, एक मिनट। 5 5 25 25 5 125 125 मल्टीप्लाइड बाय 10 1250 होता है, तो 1200 का आधा 600 होता है, 50 का आधा 25 होता है, तो 625 है, सही है ना? अब समझ आ गया। खैर, तो इसको हम जैसे उसको 5 मल्टीप्लाइड 4 लिख सकते थे, इसको 5 मल्टीप्लाइड 4 नहीं लिख देना भाई, यह है 5 की पावर 4, कि 5 अपने आप से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 5, उसका जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाइड 5, उसका जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाइड 5, ठीक है। तो 625 बना। तो ये हमारा एक तरीक़ेकार है कि अगर 5 की पावर 4 है उसको ब्रेक करके यूँ भी लिख सकते हैं, या 5 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा जो स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है। एरिया ऑफ अ स्क्वायर के बारे में ज्योमेट्री का बेसिक्स है, ये कहते हैं कि हाइट एक डायमेंशन है, एक डायमेंशन है विड्थ, और एक मतलब दो ही डायमेंशन है स्क्वायर की, हाइट और विड्थ। तो हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर विड्थ से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो स्क्वायर में आएगा, क्योंकि दो साइड्स आपने मल्टीप्लाई आपस में। अब ये 2 सेंटीमीटर हाइट है और 2 सेंटीमीटर विड्थ है, अगर तो बन गया 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 = 4, ठीक है। इस 2 2 को 2 स्क्वायर भी लिख सकते थे, 2 दफ़ा 2 है, तो 2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा है, सही है। ये 2 अपने आप से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये 2 देख के ये नहीं समझना, पावर 2 का मतलब है 2 2 हैं मल्टीप्लाई होने के लिए, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, एक मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 के अंदर 2 2 वैसे ही आ गए, सही है। इसमें ये नहीं कि 2 को 2 दफ़ा करना है मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 एक दफ़ा हो गया मल्टीप्लाई ये, और 2 मल्टीप्लाई 2 4 एक दफ़ा हुआ, और फिर 4 मल्टीप्लाई 2 ये 2 दफ़ा हुआ, नहीं भाई ये 3 दफ़ा हो गया। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये 2 हो गया ऑलरेडी, 2 4 बना, ठीक है। तो बस 4 तक रखो,
उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया ना, तो फिर वो 8 बन जाएगा, वो 2 का क्यूब हो जाएगा। फिर क्या आपने 3 2s को ले लिया। यहाँ पर अभी आंसर है 2 की पावर 2 या इसको स्क्वायर बोलो, जिसका आंसर है 4। ठीक है, अगर पावर 3 होती जो कि क्यूब की होती है, अगर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, एक डब्बा है, तो इसकी एक डायमेंशन तो ये रही, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, और थर्ड डायमेंशन जो अंदर अंदर की तरफ जा रही है वह इसकी ब्रेथ कह लो उसको। ठीक है ना, BREADTH, ब्रेड के बाद TH लगाते हो तो ब्रेथ। ठीक है, तो ये हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 बोलो या 2 की पावर क्यूब बोलो, दोनों केसेस में आंसर क्या आना है 8। ठीक है, तो ये हमारे जो पावर होती है ना जब लगी हुई, जिस ये इसमें जैसे 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, तो ये हमारी इंडेक्स नोटेशन कहलाई। सही है, जिसमें पावर ये एक्सपोनेंट कहलाता है, जो 2 है ना, जहाँ एक्सपोनेंट या पावर बोलो जो लगी हुई हो ना, तो वो वाला एक्सप्रेशन हमारा कहलाता है इंडेक्स नोटेशन। सही है, तो इसको देख लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई 5 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5 स्क्वायर। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिखा हुआ है, उसको नॉर्मल है, वो एक नॉर्मल एक्सप्रेशन है मैथ्स का, लेकिन अगर उसको ऐसे लिख दिया 5 की पावर 2, तो वो हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखा। सही, कभी कभी हम स्पेस बचाने के लिए लिखते हैं, कभी आसानी हो जाती है इंडेक्स नोटेशन में आंसर लिखने से। ठीक है, तो इसको लेकिन पढ़ेंगे क्या 5 स्क्वायर्ड। सही है, सिमिलरली 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल टू 5 क्यूब्ड। सही है, what happens if we have 5 multiplied 5 multiplied 5 multiplied 5। अब स्क्वायर्ड और क्यूब्ड इनके तो 2 नाम हैं, आप इसको 5 की पावर 2 भी कह सकते हो, लेकिन जब इसका अलग से नाम है स्क्वायर्ड तो स्क्वायर्ड कहो। इसी तरीके से 3 और पावर तो 5 की पावर 3 कह दो या फिर इसको क्यूब्ड कह दो, ये दोनों नाम है इसके। अदर देन दैट आपके पास 4 अदद 5 है तो क्या करोगे, अब इसके लिए कोई चौथा कोई नाम नहीं है, क्वाडिड, क्वाड जैसे क्वाड भी 4 को कहते हो, क्वाडिड कर दो, नहीं ऐसा नहीं है। अब ये कहलाएगा 5 की पावर 4। ठीक है ना, 5 टू दी पावर ऑफ 4, इसको ये कहते हैं, या 5 की पावर 4 हम उर्दू में कहते हैं। वेयर 4 इज कॉल्ड द इंडेक्स। ये क्या है, हमारा पावर जो लगी हुई है 2 3 या 4, ये हमारे इंडाइसिस हैं। इंडेक्स को प्लूरल में कहते हैं इंडाइसिस। तो ये जो पावर है, इस पावर को आप इंडेक्स भी कह सकते हो, और क्योंकि इंडेक्स लगा के कोई नंबर लिखा है तो फिर इस वजह से वो कहलाता है इंडेक्स नोटेशन। सही है, 5 की पावर 4 इज कॉल्ड द इंडेक्स नोटेशन। 5 की पावर 4 क्या है, इंडेक्स नोटेशन। और इस इंडेक्स नोटेशन का आंसर क्या है, वो है 625। 5 5 जा 25, दो कवर हो गए, फिर 25 5 जा 125, 3 दफ़ा 5 हो गए, और 125 मिल 5 625। ठीक है, तो इसी तरीके से अब ये एक जो है ना, इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखो। इसका जब कह रहे हैं ना इंडेक्स नोटेशन में लिखो, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसका आंसर लिख दो, इसका मतलब है कि ये कितने 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 3 है, तो 3 की पावर 8। ठीक है ना, ये इसका इंडेक्स नोटेशन में आंसर हुआ। इसको ऐसे लिख देंगे 3 की पावर 8। ठीक है, और ये जो लिखा है ना 25 की पावर नहीं लगी हुई है, तो इसलिए ये इंडेक्स नोटेशन नहीं है। ये तो बता रहे हैं 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये तो हमारा प्रोडक्ट है कि 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर लगाया इसने, नंबर के साथ नहीं लगाया स्क्वायर। तो ये इंडेक्स नोटेशन नहीं है। इंडेक्स नोटेशन क्या होती, अगर हम लिख देते 5 स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 25, ये है असल। सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है, उसको छोड़ दो, हम तो नंबर्स देख रहे हैं फिलहाल। तो सेंटीमीटर का आप कह सकते हो कि सेंटीमीटर जो है इंडेक्स नोटेशन में, लेकिन 25 तो इंडेक्स नोटेशन में नहीं है ना, और 25 के साथ अगर स्क्वायर लगा दिया ना तो फिर 25 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। सही ना, 25 आर 625। ठीक है, तो बहरहाल यहाँ पर हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है, और इंशाल्लाह कल की क्लास में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम HCF और LCM लेके आगे चलेंगे, और अभी क्लास के जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा, और उसके बाद LCM और HCF की क्लास के असाइनमेंट्स होंगे, तो इस तरह हमारा चैप्टर 1 मुकम्मल हो जाएगा।